So hey besties, welcome or welcome back to my channel. So this video is going for only for 10th graders and इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी 10th क्लास की वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करो और इन मिस्टेक्स की वजह से मैंने अपने बहुत मार्क्स कमाए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। So first of all, I scored 92.4% in my board exam. तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे एंड आपको वहाँ पे मेरी जैसी वो मिस्टेक नहीं करनी है। और आप मतलब जनवरी से पहले पहले आपके कम से कम 10 to 15 सैम्पल पेपर्स की ग्रामर ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि आप सारे सैम्पल पेपर मतलब पूरा सॉल्व करो, जस्ट ग्रामर कर लो सारे सैम्पल पेपर्स की जितने आपके पास अवेलेबल हो पाए। मैं सच बताऊँ तो 20 सैम्पल पेपर्स की ग्रामर मैंने अकेले प्रैक्टिस करी थी एक जनवरी से पहले पहले ही हिंदी की, सो दैट उससे ना आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे को अपने एग्ज़ाम टाइम में ग्रामर सॉल्व करने बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगते हैं हिंदी को कि हिंदी कौन पढ़ेगा, लास्ट के टाइम पे पढ़ लेंगे वो। बट देखो, मैथ्स जितने मार्क्स का है, साइंस जितने मार्क्स का है, उतने ही मार्क्स का हिंदी है। एंड ये सब्जेक्ट्स अगर आप छोड़ दोगे ना, आपकी परसेंट यहाँ से यहाँ गिर जाएगी, अब जितने भी अच्छे आप मैथ्स और हिंदी में क्यों ना हो, ठीक है, मैथ्स और साइंस से सॉरी। सो हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है सो दैट आपके मार्क्स यहाँ पे अच्छे से गेन हो जाए, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छे से बन जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में मतलब फ्रेमिंग में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। इंग्लिश में मैं अपना सच बताऊँ तो मेरा इंग्लिश का रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक हुई थी। मैं बोर्ड के इंग्लिश के एग्ज़ाम को देने के बाद आके घर पे आके जब मैंने चेक करा था, मेरी मोस्टली ग्रामर रॉन्ग थी। मैं खुद भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, मैंने इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा था। इंग्लिश में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था समरी पढ़ने में, क्वेश्चन आंसर्स में एंड क्रिएटिव राइटिंग वगैरह में। मैंने इस सब में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था और मेरे को जितना पता है कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स कटे भी हैं तो एक अनसीन में कटे हैं और ग्रामर में कटे, क्योंकि जब मैंने घर आके उनके आंसर्स चेक करे थे तो हाँ, मुझे खुद से बिलीव हो गया था कि हाँ भाई, मैं गलत करके आई हूँ। तो उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, ग्रामर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें आपको बहुत प्यार से मार्क्स मिल सकते हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जनवरी फरवरी के टाइम पे इन्हें पढ़ना नहीं है। स्टार्टिंग से जैसे आप डेली हिंदी साइंस मैथ्स पढ़ते हो, वैसे ही अपना आधा घंटा एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए निकाल लो। सो नाउ दिस इज़ अनदर स्टोरी टाइम। तो मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम की जस्ट सुबह जो शोभित भैया की लाइव क्लास होती है, तो मैंने वो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करा। जो भैया ने क्वेश्चंस कराए थे ना, मुझे खुद से मैंने वो क्वेश्चंस बहुत पहले ही प्रैक्टिस कर लिए थे, कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि मैं जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करी थी मुझे इसमें रिपीटेडली ये क्वेश्चंस दिख रहे थे, तो मैंने वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे थे वो क्वेश्चंस। तो हुआ क्या, जो एक चैनल है, हो सका तो मैं यहाँ पे उसका पिक्चर लगा दूँगी इस चैनल की। आई थिंक सो साइंस एंड फन एजुकेशन करके उस चैनल का नेम है। वहाँ पे वो टीचर उन्होंने ना मैथ्स के एग्ज़ाम से एक रात पहले रात को 9 बजे लाइव ली होगी स्ट्रीम करा था उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो वो मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि मैं 9 बजे उस दिन सो गई थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे सुबह उठ के 4 बजे वाली शोभित भैया की क्लास लेनी थी। तो हुआ क्या, सुबह 6 बजे के अप्रॉक्स शोभित भैया की क्लास ख़त्म हो गई थी। तो मैं नॉर्मल स्क्रॉल कर रही थी, मुझे ओवर करना था क्योंकि मेरे को रेडी होने भी जाना था। तो मैंने एकदम से उनकी ना वो वीडियो देखी, उनकी छोटी सी वीडियो थी वो, और उन्होंने रात को ही स्ट्रीम करा था। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा और मैंने वो एक क्वेश्चन था वहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन था वो। मैंने वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, बस थोड़ा बहुत ही देखा, मैं सॉल्व भी करी थी। इतने में मैंने कहा छोड़ो, चलो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आने वाला, और मैंने बंद कर दिया और मैं रेडी हो गई। रेडी होकर मैं स्कूल गई एंड ऑल मेरा क्वेश्चन पेपर जब मेरे हाथ में आया, जब मैं बैठी हूँ मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया एंड मैं वहाँ पे शॉक्ड रह गई। क्यों? क्योंकि जो वो सुबह मैं क्वेश्चन छोड़ के आई थी, वो ही सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम पेपर के अंदर था। एंड आई वॉज लाइक कि यार, मुझे एक बार तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था।
तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्गर्ड्स आ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। अगर आपकी नज़रों के सामने कोई क्वेश्चन आ गया है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लेना। नाउ अभी स्टोरी टाइम के साथ साथ मैं मैथ्स की भी थोड़ी सी टिप दे ही दे रही हूँ। तो मैथ्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करनी है। एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, बट आपको मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है। आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। आपको एटलीस्ट मतलब हर चैप्टर के मतलब आपको डेली ही 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के, ठीक है। लाइक आप ऐसा मतलब करना कि एनसीईआरटी को दिसंबर से पहले पहले 2 बार बाय हार्ट ख़त्म कर देना, सो दैट दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी के टाइम में आप अच्छे से सैम्पल पेपर्स कर लेना। लाइक ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है, जो कि मैंने भी करा था। दिसंबर तक अपनी 1 से 2 बार एनसीईआरटी, मतलब लाइक एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स तो अपनी एनसीईआरटी ख़त्म कर ही देना, सो दैट आप जनवरी के टाइम में अच्छे से सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर पाओ। मैथ्स में मैंने पीवाईक्यूज़ भी करे थे कीर्ति दीदी के बुक से, मैं उसकी भी पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी। तो उस बुक से मैंने पीवाईक्यूज़ करे थे लास्ट 10 ईयर्स के, और जो उन्होंने भी मेरा काफ़ी हद तक हेल्प करी। लाइक मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। अब मेरे को जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता था, लाइक मेरा जिसका आंसर नहीं आता था, तो मैं उसको ना सर्कल मार्क कर लेती थी। लाइक तो फिर मैं वीकेंड वाले दिन, जैसे संडे के दिन मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करती थी। मैं पूरा हफ्ता जो मैंने क्वेश्चंस को छोड़ा, जो मेरे को डिफ़िकल्ट लगते थे, मैं उन क्वेश्चंस को लेकर बैठती थी और उनको अच्छे से सॉल्व करती थी। लाइक आप पढ़ रहे हो ठीक है, बट रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैथ्स में भी आप संडे टू संडे फॉर्मूला शीट को खुद से हमेशा हर संडे को एक नई फॉर्मूला शीट बनाओ, खुद से लिखो उसमें सारे फॉर्मूलाज बिना कहीं देखे, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, जो आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, जिन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत टाइम लग गया, उन क्वेश्चंस को संडे के दिन प्रैक्टिस करो। नाउ इट्स टाइम फॉर एसएसटी। तो एसएसटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, एक दिन बैठ जाओ, कोई सा भी दिन हो। अभी तो बहुत टाइम है, लाइक अगस्त है, दिसंबर तक कोई भी एक दिन बैठो, कम से कम 15 से 20 मैप सॉल्व कर दो उस दिन बैठकर। लाइक बिना देखे, मतलब पहले के तो 5-6 देखकर सारे सॉल्व करो, उसके बाद खुद से सॉल्व करने बैठ जाओ। लाइक अगर आप ऐसा किसी दिन कर लेते हो, आपको प्रॉमिस, मतलब एसएसटी के बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप रिवाइज करोगे ना, तभी भी आपको याद रहेगा। तो एसएसटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैप तो बहुत अच्छे से कर लो। कम से कम हर चैप्टर के 100 MCQs प्रैक्टिस करो एसएसटी में। MCQs आर सो इम्पॉर्टेंट। तो एसएसटी के आंसर्स को लिखने के लिए आपको पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं एसएसटी के। जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स लिखोगे, लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डालो। एनसीईआरटी को जितना हो सके उतने एनसीईआरटी को पढ़ो हर चैप्टर की, और मतलब ज़्यादातर हर आंसर में एनसीईआरटी के लाइंस को ज़रूर रखना, स्पेशली हिस्ट्री और सिविक्स में, मतलब एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़ लेना और उसको प्रेजेंट करना अपने एसएसटी में जितना हो पाए उतना प्रेजेंटेशन में ध्यान देना, ठीक है। डेट्स को जितना हो पाए उतना आंसर्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करना, पॉइंट्स में आंसर्स लिखना। एसएसटी में इतना कुछ होता नहीं है। एसएसटी मैं एक थ्योरी सब्जेक्ट ही मानती हूँ। एसएसटी इज़ सो सिंपल, सो मतलब मेरे को तो मेरा फेवरेट था एसएसटी। मतलब मैं एसएसटी की एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुकी थी, हिस्ट्री और सिविक्स की। लाइक इको की तो मैंने इको के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करे थे, और मतलब ज्योग्राफी के भी मैंने थ्योरी मतलब पढ़ी ही थी, बट मैंने जितनी अच्छे से सिविक्स और हिस्ट्री कर लेती ना, उतने अच्छे से मैंने वो इकोनॉमिक्स और वो नहीं कर पाई थी ज्योग्राफी। तो ये गलती आप मत करना, आप सारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, सबके नोट्स प्रॉपर बना के। सबसे ज़्यादा ना नोट्स बनाने में अभी से प्रैक्टिस करो। लाइक अगस्त सितंबर इतने जो महीने बचे हैं दिसंबर तक, इतने महीनों में एटलीस्ट एसएसटी के हर चैप्टर की खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपके बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना, उनको आप जस्ट एक बार देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये ऐसे लिखा था, क्योंकि आप जब खुद से बना रहे हो तो ना नोट्स, तो आपको चीज़ें याद रहती है, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस। सो साइंस के लिए सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। लाइक साइंस में तीनों ही चीज़ों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, तीनों में आपको
एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, फिज़िक्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एनसीईआरटी में ही और उससे ही क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा 101%। मतलब मेरा क्वेश्चन पेपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा क्वेश्चन पेपर, बट आपका एनसीईआरटी ही एक सब कुछ है, एनसीईआरटी में ही सब कुछ है। तो पहले अपनी प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो, एंड लाइक इंस्टेड ऑफ एनी रेफरेंस बुक, जितनी आप रेफरेंस बुक ऑल इन वन वगैरह आप लोग लेते हो, उससे बेटर मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती थी मतलब एनसीईआरटी को ही। मैंने एनसीईआरटी साइंस की बहुत अच्छे से पढ़ी थी। केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी को आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद एक अलग सेपरेट नोटबुक बना लेना केमिस्ट्री इक्वेशंस की, ठीक है। उसमें हर चैप्टर वाइज सारी इक्वेशंस लिख लेना, ठीक है, सारी इक्वेशंस जितनी हो सकती हैं। मैंने तो ऐसे ही करा था अपने जनवरी से पहले ही मैंने एक इक्वेशन की नोटबुक बना ली थी, फिजिक्स के डायग्राम्स और फॉर्मूलाज की नोटबुक बना ली थी, और बायोलॉजी के डायग्राम्स की सारी नोटबुक, तीनों अलग अलग सेपरेट नोटबुक बनाई थी मैंने। ज़्यादा 20 या 10 रुपीज़ तक की नोटबुक ले आओ, तीनों की अलग अलग सेपरेट। पता है जितना आप प्रेजेंटेड काम करोगे ना अपने लिए, खुद के लिए, जितने अच्छे प्रेजेंटेबल नोट्स बनाओगे ना, उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल है। कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है। नाउ फॉर फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूलाज फिजिक्स के मतलब बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आपको। क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जितने हो पाए, ओम्स लॉ एंड वो हीट एंड इफेक्ट वाला, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी से ही आएंगे, उसी से आते हैं, और बहुत अच्छे प्रो लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने सीख जाना, एटलीस्ट दिसंबर तक तो कर ही लेना, ठीक है, सो दैट आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप सॉल्व कर। फॉर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मतलब बायोलॉजी में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना बायोलॉजी में फ्रेमिंग, क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग में ही ना दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा होता है, हम क्या लिख रहे होते हैं। सो नाउ एट द एंड मतलब मैं एक और प्रो लेवल की टिप देना चाहूँगी कि साइंस, एसएसटी और मैथ्स तीनों के सैम्पल पेपर्स जितने हो पाए उतने प्रैक्टिस करना। हिंदी और इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स की ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत टाइम है, तो मैं अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।